Hi friends, this is the next lecture of oscillations and waves in which today we will discuss about energy exchange in coupled oscillation। दोस्तों, दोलन एवं तरंगे के आज के हमारे इस लेक्चर में हम युग्मित दोलन में ऊर्जा विनिमय के बारे में चर्चा करेंगे। So, energy exchange in coupled oscillation, युग्मित दोलन में ऊर्जा विनिमय and beats in coupled oscillation, तथा युग्मित दोलन में विस्पंद। So, energy exchange in coupled oscillation और बीट्स इन कपल्ड ऑसिलेशन, तो युग्मित दोलन में ऊर्जा विनिमय तथा युग्मित दोलन में विस्पंद। नाउ हियर वी हैव टू बॉब M1 and M2 are the masses of these bobs, and these bobs are suspended through the string having length L, and these two pendulum are coupled by a spring having spring constant K। माना दो गोलक जिनके द्रव्यमान M1 तथा M2 हैं, L लंबाई की रस्सी से लटके हुए हैं तथा ये दोनों गोलक जिन्हें हमने 1 और 2 कहा है, किसी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K है द्वारा युग्मित हैं। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ स्प्रिंग इन रिलैक्स्ड मोड। यह विराम अवस्था में स्प्रिंग की स्थिति है। लेट टू पेंडुला ऑफ इक्वल लेंथ L आर कपल्ड टुगेदर। माना दो दोलक समान लंबाई L द्वारा युग्मित हैं। M1 and M2 with masses of bob of pendulum, M1 तथा M2 इन लोलक के गोलकों के द्रव्यमान हैं। Let K with the spring constant of the spring joining them। माना इन लोलक को जोड़ने वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K है। नाउ हम M1 को एक साइड में ले जाकर छोड़ देते हैं, तो इस अवस्था में स्प्रिंग हमारी कंप्रेस हो जाती है, यह स्प्रिंग संपीड़ित हो जाती है। इफ मास ऑफ पेंडुला 1 and 2 आर इक्वल and one is displaced up to amplitude A, whereas 2 is kept constant, then one starts to transfer its energy to 2, so that the amplitude of one goes on decreasing while that of 2 starts to increase। यदि दोलक 1 तथा 2 कि द्रव्यमान समान हो तथा लोलक 1 को A आयाम से विस्थापित किया जाता है जबकि 2 विरामावस्था में होता है, तो इस स्थिति में 1 अपनी ऊर्जा 2 को स्थानांतरित करता है, जिससे कि लोलक 1 का आयाम धीरे धीरे घटता है जबकि 2 का आयाम बढ़ने लगता है। तो इन दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों का मासेस इक्वल है। अब हमने क्या किया है, 1 को इस साइड में डिस्प्लेस किया है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है, ये हमारा A है। तो इस कंडीशन में A हमारा ऑसिलेट कर रहा है जबकि 2 विरामावस्था में है, रेस्ट पर है। सो
अब ये 1 अपनी एनर्जी 2 को ट्रांसफर करता है, जिससे कि 2 का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि 1 का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होना प्रारंभ करता है। तो जैसे ही 1 अपनी ऊर्जा 2 को स्थानांतरित करता है, तो 1 का आयाम धीरे धीरे घटता है, जबकि 2 का आयाम बढ़ने लगता है। After some time, 2 have maximum amplitude, that is amplitude of 1, whereas the amplitude of 1 is momentarily 0. कुछ समय पश्चात 2 का आयाम अधिकतम हो जाता है, जो कि 1 के प्रारंभिक आयाम के बराबर होता है, जबकि 1 का आयाम कुछ समय के लिए 0 हो जाता है, ये क्षण भर के लिए 0 हो जाता है। तो कुछ समय पश्चात 2 का आयाम अधिकतम होता है, जो कि प्रारंभ में जो 1 का आयाम था उसके बराबर होता है, परंतु इस स्थिति में 1 क्षण भर के लिए 0 आयाम प्राप्त करता है। In this case, the initial condition is reversed. इस स्थिति में प्रारंभिक स्थिति उत्क्रमित हो जाती है या उल्टी हो जाती है। After it, 1 again starts to increase its amplitude, whereas the amplitude of 2 starts to decrease. इसके पश्चात 1 का आयाम पुनः बढ़ने लगता है, जबकि 2 का आयाम घटने लगता है। तो पहले हम 1 को ऑसिलेट कराएंगे, तो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा, जबकि इसका कम होने लगेगा। एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद में वापस इसका आयाम धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका आयाम घटने लगेगा, तथा यही प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू। यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है। नाउ ये पोजीशन अभी हमने दिखाई थी। दिस इज द पोजीशन ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। यह स्प्रिंग के संपीड़न की स्थिति है। Thus, the energy transfer from one pendula to another takes place repeatedly. इस प्रकार एक दोलक से दूसरे दोलक को ऊर्जा का स्थानांतरण बार बार होता रहता है। तो एक अपनी एनर्जी दूसरे को देगा, जबकि 2 वापस अपनी एनर्जी एक को स्थानांतरित करेगा, ट्रांसफर करेगा। One round trip of energy from A to B and again B to A is called a beat. एक पूरे चक्र में A से B को तथा पुनः B से A को ऊर्जा का स्थानांतरण होने में जो चक्र पूरा होता है उसे हम विस्पंद कहते हैं। सो A से B को तथा B से 1 को एक पूरे चक्र में ऊर्जा के स्थानांतरण को हम विस्पंद कहते हैं। और यहां पर A एंड B की जगह 1 एंड 2 है। तो 1 अपनी ऊर्जा 2 को देगा तथा 2 अपनी ऊर्जा पुनः 1 को देगा। तो इसमें जो पूरा एक राउंड होगा या पूरा एक चक्र होगा उसे हम विस्पंद कहेंगे, बीट कहेंगे। The time taken during this period is called the beat time period. इस प्रक्रिया में लिया गया समय विस्पंद काल कहलाता है, बीट टाइम पीरियड कहलाता है। If the mass of bomb 1 and 2 are not equal, then the amplitude of 1 and 2 are never equal, and therefore the energy exchange between
1 and 2 is not complete। अभी हमने यहां पर 1 और 2 जो गोलक हैं उनके द्रव्यमान समान माने थे। अब यदि गोलक 1 तथा 2 के द्रव्यमान समान नहीं हो तो गोलक 1 तथा 2 के आयाम कभी भी समान नहीं होंगे। इसलिए 1 तथा 2 के मध्य ऊर्जा का विनिमय कभी भी पूर्ण नहीं होगा, अर्थात एक की ऊर्जा कभी भी पूर्णतः दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगी, स्थानांतरित नहीं होगी। When 1 and 2 are vibrating simultaneously, then the general equation of displacements are, जब 1 तथा 2 एक साथ कंपन करते हैं तो उनके विस्थापन के व्यापक समीकरण होंगे x1 इक्वल टू a1 cos ओमेगा 1t प्लस phi1 प्लस a2 cos ओमेगा 2t प्लस phi2 एंड x2 इक्वल टू b1 cos ओमेगा 1t प्लस phi1 प्लस b2 cos ओमेगा 2t प्लस phi2। ये डिस्प्लेसमेंट हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाले थे। तो विस्थापन के ये मान हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। नाउ x1 की वैल्यू ये है, द वेलोसिटी ऑफ वन एट एनी टाइम t, किसी समय t पर एक का वेग। तो वेग निकालने के लिए, ये वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो dx1 by dt क्या हो जाएगा? So dx1 by dt is equal to a1 constant, so ओमेगा 1 t के साथ में है, इसलिए इसका डिफरेंशियल माइनस ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 t प्लस phi1। इसी टाइप से यहां पर a2 कांस्टेंट एंड cos ओमेगा 2 t प्लस phi2 का माइनस ओमेगा 2 साइन ओमेगा 2 t प्लस phi2, सो माइनस a2 ओमेगा 2 साइन ओमेगा 2 t प्लस phi2। सो ये हमारा dx by dt होगा। अब x2 हमारे पास में ये है, अगर हम इसका अवकलन करें या इसका डिफरेंशियल करें तो हमको 2 का किसी समय t पर वेग प्राप्त होगा। सो द वेलोसिटी ऑफ 2 एट एनी टाइम t, किसी समय t पर 2 का वेग dx2 by dt इक्वल टू माइनस b1 ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 t प्लस phi1 माइनस b2 ओमेगा 2 साइन ओमेगा 2 t प्लस phi2। तो ये हमारे एक का वेग है जबकि ये 2 का वेग है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 1 वेयर एज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 2। नाउ एट t इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू a वेयर एज x2 इक्वल टू 0। समय t इक्वल टू 0 पर अर्थात प्रारंभिक समय में एक अपने अधिकतम आयाम से दोलन करता है, इसलिए x1 इक्वल टू a, जबकि 2 का आयाम 0 था, सो x2 इक्वल टू 0। अब अगर हमारी ये कंडीशन सही है देन dx1 by dt इक्वल टू 0 एंड dx2 by dt इक्वल टू 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर x1 का मान a है जो नियत है, इसलिए dx1 by dt का मान 0 होगा। इसी प्रकार x2 हमारा 0 है, सो dx2 by dt इक्वल टू 0। नाउ एट t इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू a, तो अब हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। सो हमारे पास में ये इक्वेशन है, तो यहां पर हम x1 को a रख देते हैं एंड t को 0 कर देते हैं। तो जैसे आप t को 0 करोगे ये हो जाएगा a1 cos phi1
और ये हो जाएगा a2 cos phi 2. सो a इक्वल टू a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. एंड एट t इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0. सो x2 के लिए इक्वेशन हमारे पास में ये है. सो x2 को 0 कर दो एंड t को आप 0 करो. तो जैसे t को 0 करते हो ये हो जाएगा b1 cos phi 1 प्लस b2 cos phi 2. So 0 equal to b1 cos phi 1 plus b2 cos phi 2. Now dx1 by dt की वैल्यू हमारे पास में ये है. अब कंडीशन हमारे पास में क्या है? At t equal to 0 dx1 by dt equal to 0. So यहां पर हम dx1 by dt को 0 कर देते हैं एंड साथ में t को भी 0 करते हैं. तो जैसे यहां पर वैल्यू रखोगे ये क्या बन जाएगा? 0 इक्वल टू माइनस a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 माइनस a2 ओमेगा 2 साइन phi 2. एंड dx2 बाई dt की वैल्यू हमने अभी ये निकाली थी. सो कंडीशन हमारे पास में है एट t इक्वल टू 0 dx2 बाई dt इक्वल टू 0. सो यहां पर इसको 0 कर दो एंड साथ में t को 0 करो. सो ये क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू माइनस b1 ओमेगा 1 साइन phi 1 माइनस b2 ओमेगा 2 साइन phi 2. नाउ a1 अपॉन b1 की वैल्यू प्लस 1 है. से यहां से अगर हम b1 की वैल्यू निकालें सो b1 इक्वल टू a1 अपॉन b1 इक्वल टू प्लस 1 हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाला था. So b1 equal to a1 and a2 upon b2 equal to minus m2 upon m1 था और यहां से b2 की वैल्यू आ गई थी माइनस m1 अपॉन m2 इंटू a2. So ये दोनों कंडीशन हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिराइव की हुई हैं. वहां पर दोनों द्रव्यमान अलग अलग थे. बोथ मासेस वाज डिफरेंट. अब 0 इक्वल टू b1 cos phi 1 प्लस b2 cos phi 2 हमने अभी निकाला है. सो यहां पर b1 को a1 पुट करो एंड b2 को माइनस m1 अपॉन m2 इंटू a2 रखें. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 इक्वल टू a1 cos phi 1 माइनस m1 अपॉन m2 a2 cos phi 2. सो इस इक्वेशन में हमने b1 को a1 एंड b2 को माइनस m1 अपॉन m2 इंटू a2 किया है. तो ये इक्वेशन हमारी इस समीकरण में परिवर्तित हो गई है. नाउ इस इक्वेशन में हम b1 को a1 एंड b2 को ये रखें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 इक्वल टू b1 को आपने a1 किया है सो माइनस a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 एंड b2 की वैल्यू माइनस m1 अपॉन m2 इंटू a2 की है. सो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. सो प्लस m1 अपॉन m2 इंटू a2 ओमेगा 2 साइन phi 2. नाउ एक इक्वेशन हमारे पास में ये थी और दूसरा इक्वेशन हमारे पास में ये है. अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो इस समीकरण में से ये समीकरण घटाने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? a माइनस 0 जो कि a होगा. राइट हैंड साइड में a1 cos phi 1 माइनस a1 cos phi 1 जो कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस a2 cos phi 2 जैसे ही घटाओगे ये हमारा प्लस हो जाएगा. सो a2 cos phi 2 प्लस m1 अपॉन m2 a2 cos phi 2. तो इसमें से अगर हम a2 cos phi 2 कॉमन लें सो a2 cos phi 2 एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस m1 अपॉन m2. तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे या इस समीकरण में से ये समीकरण घटाओगे तो हमें a इक्वल टू a2 cos phi 2 इंटू 1 प्लस m1 अपॉन m2 मिलेगा. अब यहां पर हम m2 को एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं. तो जैसे आप m2 को एलसीएम लोगे
m2a इक्वल टू a2 cos phi 2 और ये हो जाएगा m2 प्लस m1। सो m2 हमारा एलसीएम लेके कैंसिल हो गया है, सो हमको ये इक्वेशन मिली है। अब यहां से a2 cos phi 2 निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, a2 cos phi 2 इक्वल टू m2a अपॉन m1 प्लस m2। सो a2 cos phi 2 इक्वल टू m2a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो a2 cos phi 2 हमारा ये हो गया है। नाउ एक इक्वेशन हमारे पास में ये है, सो यहां से अगर आप a1 cos phi 1 निकालोगे, सो a1 cos phi 1 क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 a2 cos phi 2। सो a1 cos phi 1 इक्वल टू m1 अपॉन m2 a2 cos phi 2। नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाली थी, 0 इक्वल टू माइनस a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 माइनस a2 ओमेगा 2 साइन phi 2। एंड एक इक्वेशन हमने ये निकाली थी, 0 इक्वल टू माइनस a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 प्लस m1 अपॉन m2 a2 ओमेगा 2 साइन phi 2। सो अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास में ये है। सो यहां पर अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 प्लस a2 ओमेगा 2 साइन phi 2। तो हम क्या करते हैं, पहले यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जैसे माइनस कॉमन लोगे ये हो गया 0 इक्वल टू a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 प्लस a2 ओमेगा 2 साइन phi 2। और उसके बाद में इस समीकरण को और इस समीकरण को अगर जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 प्लस 0 0, ये हमारा हो गया a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 और इसको आप ऐड कर रहे हो, सो माइनस a1 ओमेगा 1 साइन phi 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये हमारा हो गया था a2 ओमेगा 2 साइन phi 2 और ये ऐड किया तो प्लस m1 अपॉन m2 a2 ओमेगा 2 साइन phi 2। सो इन दोनों में से a2 ओमेगा 2 साइन phi 2 कॉमन आ जाएगा, सो a2 ओमेगा 2 साइन phi 2 एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस m1 अपॉन m2। तो हमने पहले यहां से माइनस कॉमन लिया है और माइनस कॉमन लेने के बाद में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दिया है। तो जैसे जोड़ोगे ये वाले फैक्टर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो a2 ओमेगा 2 साइन phi 2 जैसे आप कॉमन लोगे हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नाउ यहां से साइन phi 2 की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 है। सो a2 ओमेगा 2 साइन phi 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, पर a2 ओमेगा 2 0 नहीं है, इट मीन्स साइन phi 2 का 0 होना कंपल्सरी है। सो साइन phi 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण है इस समीकरण में साइन phi 2 को 0 कर देते हैं। तो जैसे यहां पे 0 रखोगे सो 0 इक्वल टू माइनस a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 माइनस a2 ओमेगा 2 इंटू 0। सो ये 0 हो गया, इट मीन्स a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 इक्वल टू 0। सो a1 ओमेगा 1 साइन phi 1 इक्वल टू 0 और यहां से आ जाएगा साइन phi 1 इक्वल टू 0। सो साइन phi 1 इक्वल टू 0, सो साइन phi 1 इक्वल टू साइन phi 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे 0 हैं। नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाला है, एक समीकरण हमारा ये था। अब हम क्या करते हैं, a2 cos phi 2 की वैल्यू m2a अपॉन m1 प्लस m2 यहां पर रख देते हैं। तो जैसे यहां पर आप m2a अपॉन m1 प्लस m2 रखोगे ये हो जाएगा a1 cos phi 1 इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू m2a अपॉन m1 प्लस m2। अब m2 से m2 कैंसिल कर दो, सो a1 cos phi 1 क्या आ जाएगा, a1 cos phi 1 इक्वल टू m1a अपॉन m1 प्लस m2। सो a1 cos phi 1 की वैल्यू हमको ये मिल गई है।
अब x1 हमारा ये था। अगर हम cos a प्लस बी से इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, a1 cos ओमेगा 1 t cos phi 1 माइनस साइन ओमेगा 1 t साइन phi 1 प्लस a2 और ये क्या हो जाएगा, cos ओमेगा 2 t cos phi 2 माइनस साइन ओमेगा 2 t साइन phi 2। नाउ साइन phi 1 इक्वल टू साइन phi 2 इक्वल टू 0 है। सो हम क्या करते हैं, यहां पर a1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a1 cos ओमेगा 1 t cos phi 1 माइनस a1 sin ओमेगा 1 t sin phi 1 पर a1 cos phi 1 की वैल्यू m1a अपॉन m1 प्लस m2 है। सो यहां पर हम a1 cos phi 1 की जगह m1a अपॉन m1 प्लस m2 रखे। सो m1a अपॉन m1 प्लस m2 इंटू cos ओमेगा 1 t माइनस a1 को आप अंदर लेकर आए हो, सो a1 sin ओमेगा 1 t एंड sin phi 1 की वैल्यू 0 है, सो इंटू 0 प्लस यहां पर a2 को अंदर ले जाओगे, सो a2 cos ओमेगा 2 t cos phi 2 पर a2 cos phi 2 की वैल्यू m2a अपॉन m1 प्लस m2 है। सो जैसे आप यहां पर रखोगे, सो m2a अपॉन m1 प्लस m2 इंटू cos ओमेगा 2 t। अब a2 इसके साथ में भी आएगा, सो माइनस a2 sin ओमेगा 2 t एंड sin phi 2 हमारा 0 हो जाएगा। सो ये फैक्टर हमारा 0 और ये फैक्टर 0 एंड बचे हुए में से बचा हुआ क्या है, m1a अपॉन m1 प्लस m2 cos ओमेगा 1 t प्लस m2a अपॉन m1 प्लस m2 cos ओमेगा 2 t। तो इन दोनों टर्म में से a अपॉन m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा। सो x1 क्या हो जाएगा, a अपॉन m1 प्लस m2 एंड इन ब्रैकेट m1 cos ओमेगा 1 t प्लस m2 cos ओमेगा 2 t। सो ब्रैकेट में m1 cos ओमेगा 1 t प्लस m2 cos ओमेगा 2 t। सो x1 की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ x2 हमारा ये था, इसको भी cos a प्लस b से ओपन कर देते हैं। तो जैसे आप ओपन करोगे, x2 क्या हो जाएगा, b1 cos ओमेगा 1 t cos phi 1 माइनस साइन ओमेगा 1 t साइन phi 1 प्लस b2, इसको भी ओपन किया, सो cos ओमेगा 2 t cos phi 2 माइनस साइन ओमेगा 2 t साइन phi 2। अब b1 इक्वल टू a1 है, जबकि b2 की वैल्यू माइनस m1 अपॉन m2 इंटू a2 थी एंड साइन phi 1 इक्वल टू साइन phi 2 इक्वल टू 0 है। सो b1 को आप a1 पुट कर दो, b2 की जगह माइनस m1 अपॉन m2 इंटू a2 पुट करो एंड साइन phi 1 एंड साइन phi 2 की वैल्यू 0 रख देते हैं। सो x2 क्या हो जाएगा, a1 cos ओमेगा 1 t cos phi 1 ये हमारा 0 हो गया, b2 की वैल्यू ये आ गई है, सो माइनस m1 अपॉन m2 a2 cos ओमेगा 2 t cos phi 2 और ये हमारा 0 हो गया। सो x2 हमारा ये हो गया, बट a2 cos phi 2 इज इक्वल टू m2a अपॉन m1 प्लस m2 एंड a1 cos phi 1 इक्वल टू m1a अपॉन m1 प्लस m2। सो यहां पर आप a1 cos phi 1 की वैल्यू रखो और यहां पर a2 cos phi 2 की वैल्यू रखो, ये वैल्यूज आपको यहां से मिल जाएगी। तो x2 क्या हो जाएगा, a1 cos phi 1 की जगह हमने m1a अपॉन m1 प्लस m2 रखा है, तो ये आ गया cos ओमेगा 1 t एज इट इज माइनस m1 अपॉन m2 एज इट इज, a2 cos phi 2 हमारा ये है, सो m2a अपॉन m1 प्लस m2 एंड cos ओमेगा 2 t एज इट इज। अब m2 से m2 कैंसिल कर देते हैं, सो यहां पर बचेगा m1a अपॉन m1 प्लस m2 और यहां पर भी बचेगा m1a अपॉन m1 प्लस m2। सो इन दोनों टर्म से m1a अपॉन m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos ओमेगा 1 t माइनस cos ओमेगा 2 t। सो x2 इक्वल टू m1a
अपॉन m1 प्लस m2 एंड इन ब्रैकेट cos ओमेगा 1t माइनस cos ओमेगा 2t। सो x2 की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। अब x1 हमारा ये था और x2 हमने ये निकाला है। इट इज क्लियर फ्रॉम above equations that x1 and x2 represent the superposition of two harmonic vibrations of frequencies omega 1 and omega 2 of the two modes। x1 तथा x2 की उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त कौन से, x1 की समीकरण ये और x2 की समीकरण ये, तो x1 तथा x2 की उपरोक्त समीकरण यह दर्शाती है कि ये समीकरण दो कंपन विधाओं जिनकी आवृत्तियां ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 है कि सरल आवर्तगति के अध्यारोपण से प्राप्त होती हैं। तो ये समीकरण दो सरल आवर्तगति जिनकी आवृत्तियां ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 है उनके अध्यारोपण से हमें प्राप्त होती है, क्योंकि यहां पर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दोनों आ रहे हैं, यहां पर भी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दोनों आ रहे हैं और ये हमारे कॉस के फंक्शन है, इसलिए ये सरल आवर्तगति का समीकरण है, ये भी सरल आवर्तगति का समीकरण है। कौन सा, a अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 cos ओमेगा 1t। इसी तरह से दूसरा है m2a अपॉन m1 प्लस m2 cos ओमेगा 2t। तो दो सरल आवर्तगति के समीकरणों के अध्यारोपण से हमें एक समीकरण ये प्राप्त हुई है जबकि दूसरी समीकरण ये प्राप्त हुई है। यहां पर जो दो सरल आवर्तगति अध्यारोपित हो रही हैं उनकी आवृत्तियां ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 हैं। अब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 को ओमेगा ए मान लेते हैं एंड ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 को ओमेगा एम मानते हैं। सो लेट ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 एंड ओमेगा एम इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2। सो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा ए, और यहां से क्या मिलेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम। नाउ ऑन एडिशन, इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो जैसे आप जोड़ोगे ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 ओमेगा 2 इक्वल टू, ये जोड़ने के लिए दिखा दिया है। सो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा ए प्लस ट्वाइस ओमेगा एम। अब ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा 2 इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा ए प्लस ट्वाइस ओमेगा एम। सो 2 ओमेगा 2 इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। सो 2 जैसे कॉमन लिया, ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम। आप 2 से 2 कैंसिल कर दो। सो ओमेगा 2 की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम। सो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम। सिमिलरली ऑन सब्ट्रैक्शन, तो यदि हम इस समीकरण में से ये समीकरण घटाएं तो इस केस में ओमेगा 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी। सो ओमेगा 1 क्या आएगा, ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम। तो इस समीकरण में से ये समीकरण घटाने पर ओमेगा 1 आएगा, ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम। सो ओमेगा 1 ये है जबकि ओमेगा 2 हमारा ये है। नाउ x1 हमने ये निकाला था। अब यहां पर ओमेगा 1 की जगह ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम रखते हैं, ओमेगा 2 की जगह ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम रखते हैं। सो x1 क्या आ जाएगा, a अपॉन m1 प्लस m2 m1 cos ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम टी प्लस m2 cos ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम टी। सो x1 की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ यहां से हमको क्या मिलेगा, a अपॉन m1 प्लस m2। अब
कॉस ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम इंटू टी को ओपन करो, तो ये क्या हो जाएगा, m1 कॉस ओमेगा ए टी कॉस ओमेगा एम टी प्लस साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी, और इसको भी ओपन करो, सो प्लस m2 कॉस ओमेगा ए टी कॉस ओमेगा एम टी माइनस साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी। तो ये समीकरण हमारी इसमें चेंज हो जाएगी ना। x1 हमको ये मिला है। अब यहां पर a अपॉन m1 प्लस m2 पहले से बाहर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से cos ओमेगा ए टी cos ओमेगा एम टी को कॉमन लो, तो इस टर्म में से और इस टर्म में से जैसे आप cos ओमेगा ए टी cos ओमेगा एम टी कॉमन लोगे, सो ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2, और यहां से साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी कॉमन लेते हैं, सो प्लस साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा m1 माइनस m2, सो x1 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। नाउ x1 इक्वल टू, इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो जैसे आप अंदर लेके जाओगे m1 प्लस m2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, जबकि इसके नीचे आ जाएगा, सो x1 इक्वल टू a cos ओमेगा ए टी cos ओमेगा एम टी, सो a cos ओमेगा ए टी cos ओमेगा एम टी, क्योंकि m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया था। अब ये इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस a m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, सो प्लस a m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये क्या आ गया साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी, से हमारी x1 की वैल्यू हो जाएगी। अब x2 हमारा ये था, ओमेगा 1 हमने ये निकाला था, जबकि ओमेगा 2 हमारा ये था, सो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की ये वैल्यूज आप यहां पर रखो, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू m1a अपॉन m1 प्लस m2 cos ओमेगा a माइनस ओमेगा m इंटू टी माइनस cos ओमेगा a प्लस ओमेगा m इंटू टी, सो x2 हमारा ये हो जाएगा। अब x2 हमने ये निकाला है। अब हम क्या करते हैं, cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगाते हैं, सो cos c माइनस cos t होता है ट्वाइस साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। तो जैसे आप cos c माइनस cos t का फॉर्मूला यहां पर लगाओगे, c हमारे लिए ओमेगा a माइनस ओमेगा m इंटू टी है, जबकि d हमारे लिए ओमेगा a प्लस ओमेगा m इंटू टी है, सो x2 हो जाएगा m1a अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस साइन c प्लस डी बाई टू मीन्स ओमेगा ए टी माइनस ओमेगा एम टी प्लस ओमेगा ए टी प्लस ओमेगा एम टी अपॉन टू साइन डी माइनस सी बाई टू, सो डी हमारा ये और सी ये, सो ओमेगा ए टी प्लस ओमेगा एम टी माइनस ओमेगा ए टी प्लस ओमेगा एम टी अपॉन टू, सो यहां पर हमने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया है। अब ओमेगा एम टी से ओमेगा एम टी कैंसिल हो गया, इसी तरह से यहां पर ओमेगा ए टी एंड ओमेगा ए टी कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बचा हुआ है, ट्वाइस ओमेगा ए टी अपॉन टू, सी हो जाएगा ओमेगा ए टी, और यहां पर ट्वाइस ओमेगा एम टी अपॉन टू, सी हो जाएगा ओमेगा एम टी, सो x2 इक्वल टू m1a अपॉन m1 प्लस m2 ट्वाइस साइन ओमेगा ए टी प्लस ओमेगा ए टी अपॉन टू साइन ओमेगा एम टी प्लस ओमेगा एम टी अपॉन टू, और ये हो जाएगा ओमेगा ए टी और ये ओमेगा एम टी, सो x2 इक्वल टू 2m1a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी, से हमारे x2 की वैल्यू आ गई है, जबकि x1 हमारा ये था। नाउ a cos ओमेगा एम टी इक्वल टू am cos थीटा एंड a m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा एम टी इक्वल टू am साइन थीटा, सो a
cos ओमेगा mt को हमने am cos थीटा माना है, जबकि a m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा mt को हम am साइन थीटा मानते हैं। सो ये वैल्यूज अगर हम यहां पर रखें, सो x1 क्या हो जाएगा, अब a cos ओमेगा mt ये हमारा ये है, जबकि a साइन ओमेगा mt इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये था। तो जैसे आप वैल्यू रखते हो am हमारा कॉमन आता है, तो जैसे आप am कॉमन लोगे, सो x1 इक्वल टू am cos ओमेगा at एज इट इज, ये हमारा cos थीटा हो गया था, प्लस साइन ओमेगा at एज इट इज, और ये हमारा साइन थीटा हो गया था। सो x1 हमारा ये हो जाएगा। अब ये cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। सो x1 इक्वल टू am cos ओमेगा at माइनस थीटा। सो x1 हमारा ये हो जाएगा। नाउ am cos थीटा हमारे ये था एंड am sin थीटा ये था। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को और इस समीकरण को वर्ग करके जोड़ते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशन। तो जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, am स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर a स्क्वायर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा mt, और इसका स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा mt। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सो am स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म में से हम m1 प्लस m2 होल स्क्वायर एलसीएम लेके कॉमन ले लेते हैं, एंड a स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। सो a स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, जैसे आपने एलसीएम लिया, यहां पर हमारे पास में m1 माइनस m2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा mt ऑलरेडी रहेगा, और m1 प्लस m2 आपने एलसीएम लिया है, इसलिए यहां पर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे आप इसमें से a स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कॉमन लेते हो, सो ब्रैकेट में हमारे पास में ये बचता है। नाउ am स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब m1 माइनस m2 होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2, ये टर्म एज इट इज, प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करो, सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 cos स्क्वायर ओमेगा mt। नाउ a स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा mt प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा mt। तो इसमें से और इसमें से m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा mt cos स्क्वायर ओमेगा mt। सो साइन स्क्वायर ओमेगा mt प्लस cos स्क्वायर ओमेगा mt। अब यहां पर क्या बचा हुआ है, माइनस ट्वाइस m1 m2 साइन स्क्वायर ओमेगा mt, जबकि यहां पर प्लस ट्वाइस m1 m2 cos स्क्वायर ओमेगा mt। तो इस टर्म में से और इस टर्म में से प्लस ट्वाइस m1 m2 कॉमन लो, सो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा mt माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा mt। सो cos स्क्वायर ओमेगा mt माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा mt। अब ये 1 हो जाएगा, जबकि ये हमारा cos ट्वाइस ओमेगा mt होगा, सिंस cos स्क्वायर ओमेगा mt माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा mt इक्वल टू cos ट्वाइस ओमेगा mt। सी हमारा 1 हो जाएगा, जबकि ये cos ट्वाइस ओमेगा mt हो जाएगा। सो am स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये 1 हो गया। सो यहां पर बच गया m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ये वाला ट्वाइस m1 m2, और ये cos ट्वाइस ओमेगा mt। सो cos ट्वाइस ओमेगा mt, सो दिस विल बी am स्क्वायर। अब am स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, सो यहां से अगर आप am निकालोगे तो इसका रूट ले लेते हैं,
So am equal to a upon m1 plus m2 root of m1 square plus m2 square plus twice m1 m2 cos twice omega mt. Now a cos omega mt am cos theta था, and a into m1 minus m2 upon m1 plus m2 sin omega mt equal to am sin omega equal to am sin theta था। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन से डिवाइड करें, यदि इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दें तो क्या आ जाएगा, am sin थीटा अपॉन am cos थीटा। सो ये टर्म a इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 sin ओमेगा mt, और ये आप डिवाइड कर रहे हो, सो इंटू 1 अपॉन a cos ओमेगा mt। am से am कैंसिल हो जाएगा, से हमारा tan थीटा, और यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा, सो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू tan ओमेगा mt। सो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 tan ओमेगा mt। अब x2 हमारा ये था, सो यहां पर हम ट्वाइस m1a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा mt को bm मान लेते हैं, जैसे हमने इसको am साइन थीटा एंड am cos थीटा माना था, उसी टाइप से यहां पर हम ट्वाइस m1a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा mt को bm मानते हैं। तो x2 क्या हो जाएगा, सो ये x2 इक्वल टू bm साइन ओमेगा at आ जाएगा। x1 की वैल्यू हमने am cos ओमेगा at माइनस थीटा निकाली थी। The equations for x1 and x2 represent the equations of beats। x1 तथा x2 के ये समीकरण व्युत्पन्न की समीकरण दर्शाते हैं। Here am and bm also vary with time, क्योंकि am की वैल्यू हमारी ये है, bm की वैल्यू ये है, तो अगर यहां पर टाइम हम चेंज करें तो am एंड bm दोनों चेंज होंगे, तो यहां am तथा bm के मान भी समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो आयाम समय के साथ परिवर्तित होता है। नाउ वीक कपलिंग, शिथिल युग्मन में, तो अगर दोनों बॉब, ये दोनों पेंडुलम, ये दोनों लोलक शिथिल युग्मित हो या वीक कपल्ड हो तो क्या होगा, इफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग K इज वेरी स्मॉल, यदि स्प्रिंग का बल नियतांक K अत्यंत कम हो, देन ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाला था, एंड ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस K इंटू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। सो ओमेगा 1 स्क्वायर एंड ओमेगा 2 स्क्वायर, ये वैल्यूज हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाली थी। एंड ओमेगा m की वैल्यू अगर K हमारा स्मॉल है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 इज वेरी स्मॉल, सो ओमेगा m इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 का मान अत्यंत कम होगा। एंड am हमने ये निकाला है, एंड bm की वैल्यू ये आई थी। In this case, am and bm will not change appreciably with time and they are roughly constant। इस अवस्था में, किस अवस्था में, अगर स्प्रिंग का बल नियतांक अत्यंत कम हो, तो इस अवस्था में am तथा bm के मान समय के साथ इतने अधिक परिवर्तित नहीं होंगे तथा ये लगभग बराबर होंगे। x2 की वैल्यू bm sin ओमेगा at निकाली थी, एंड x1 की वैल्यू am cos ओमेगा at माइनस थीटा आई थी। In this case, the equations for x1 and x2 may be assumed to be represent the equation of simple harmonic motion। चूंकि इस अवस्था में
ए एम तथा बी एम के मान बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होते हैं, इनके मान लगभग समान रहते हैं, क्योंकि दोनों जो पेंडुलम है वो एक ऐसी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम है। तो ए एम तथा बी एम के मान लगभग समान होंगे, इसलिए ये दोनों समीकरण अर्थात x1 तथा x2 की समीकरण इस अवस्था में सरल आवर्त गति की समीकरण दर्शाती हैं। नाउ एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी क्या होती है? हाफ के ए स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर के बाई एम है। तो यहां से अगर के निकालोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर, तो ई क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ई अभी हमने ये निकाला है। एनर्जी ऑफ पेंडुलम 1, दोलक एक की ऊर्जा। तो एनर्जी या ऊर्जा का फॉर्मूला ये है। सो पेंडुलम 1 की बात करते हैं तो उसका मास या द्रव्यमान हम यूज करेंगे। सो E1 इक्वल टू 1/2 m1 ओमेगा ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर। ए एम की वैल्यू ये थी। सो जैसे आप ए एम की वैल्यू ये यहां पर रखोगे तो ए एम स्क्वायर चाहिए, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो E1 इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा ए स्क्वायर इंटू ये पूरा, सो ए स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 cos ट्वाइस ओमेगा mt at t equal to 0, E1 equal to E naught, which is initial energy given to pendulum 1 प्रारंभ में अर्थात t इक्वल टू 0 पर E1 का मान E0 के बराबर होगा। यहां E0 दोलक एक को प्रारंभ में दी गई ऊर्जा है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में E1 को E0 कर देते हैं एंड t को 0 कर देते हैं। So E0 इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर ये भी हमारा एज इट इज। यहां पर जैसे t को 0 करोगे ये हो जाएगा cos 0, cos 0 1 होता है। सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2, और ये क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और यहां पर भी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो E नोट क्या आ जाएगा? E नोट इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो ये अब हम कैंसिल करेंगे, तो इससे ये कैंसिल कर दो। सो E नॉट हो गया हाफ m1 ओमेगा ए स्क्वायर। सो E नॉट इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये ए स्क्वायर भी है। सो E नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी। अब E1 ये था, E नॉट हमने ये निकाला है। इट मीन्स हाफ m1 ओमेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसकी जगह E नॉट रख दो। सो E1 क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू E नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और ये हमारा पूरा, सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 cos ट्वाइस ओमेगा mt, से हमारा E1 की वैल्यू हो जाएगी। ना ओमेगा m इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 था, एंड यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू ट्वाइस ओमेगा m है। सो ट्वाइस ओमेगा m की जगह हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 रखें। सो E1 क्या आ जाएगा? E नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 cos ट्वाइस ओमेगा m, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो गया है। सो cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t। सो E1 की वैल्यू हमारे ये हो जाएगी। ना एनर्जी ऑफ पेंडुलम 2, लोलक 2 की ऊर्जा। सो E2 इक्वल टू हाफ m2 ओमेगा ए स्क्वायर bm स्क्वायर, बट bm इक्वल टू ट्वाइस m1a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा mt है। सो bm की जगह हम ये रखें तो यहां पर स्क्वायर करना है। सो E2 इक्वल टू हाफ m2 ओमेगा ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस m1a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा mt होल स्क्वायर।
नाउ E2 अभी हमने ये निकाला है। सो जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे, सो 4m1 स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा m t एंड E2 इक्वल टू एक m1 को आप बाहर ले लो और इस m2 को अंदर ले जाते हैं, सो हाफ m1 ओमेगा ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा mt 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा mt अपॉन 2 हो जाएगा। बट हाफ m1 ओमेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई नॉट है, तो इसको आप ई नॉट कर दो एंड ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ट्वाइस ओमेगा m है, सो ट्वाइस ओमेगा m की जगह ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर देंगे एंड इस 2 से ये 2 हम कैंसिल करेंगे, सो E2 इक्वल टू ये हमारा E नॉट हो गया, इस 2 से आपने ये 2 कैंसिल किया, सो ये क्या बच गया ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर एंड ये हमारा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा mt है एंड ट्वाइस ओमेगा m की जगह हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 रखेंगे, सो E2 इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 E नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, तो यहां पर ट्वाइस ओमेगा m की जगह हमने ये रख दिया है, जिससे E2 की वैल्यू हमको ये मिल गई है। सो E2 हमारा ये था एंड E1 हमारा ये था। नाउ एट t इक्वल टू 0 E1 इक्वल टू E नॉट, तो t इक्वल टू 0 पर E1 का मान अधिकतम है जो E0 के बराबर है, जबकि इस अवस्था में हमने दूसरे दोलक को कोई भी ऊर्जा नहीं दी है, क्योंकि जैसे आप यहां पर t को 0 करोगे cos 0 1 हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 0, सो E2 इक्वल टू 0, तो प्रारंभ में अर्थात t इक्वल टू 0 पर E1 की ऊर्जा E नॉट होगी जबकि E2 की ऊर्जा 0 होगी। As the time passes, the value of E1 begin to decrease, whereas the value of E2 begin to increase. जैसे जैसे समय गुजरता है ऊर्जा E1 का मान घटता है जबकि ऊर्जा E2 का मान बढ़ता है, तो जैसे जैसे समय गुजरेगा E1 का मान घटने लगेगा जबकि E2 का मान बढ़ेगा। now E1 हमारा ये था एंड E2 की वैल्यू हमने ये निकाली थी। when t is such that cos omega 2 minus omega 1 into t equal to minus 1, जब t का मान इस प्रकार हो कि cos omega 2 minus omega 1 into t minus 1 हो, so E1 minimum equal to, क्योंकि ये हमारा माइनस 1 हो गया, सी हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2, सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर होता है, सो E1 मिनिमम इक्वल टू E नॉट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर एंड E2 अगर निकाले सो E2 मैक्सिमम इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा माइनस 1 है तो 1 प्लस 1 2, फिर ये 2 और ये 2 4, so E2 maximum equal to 4m1 m2 E नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, तो E1 का मान न्यूनतम होगा जबकि E2 हमारा अधिकतम होगा। आफ्टर दिस टाइम E1 begins to increase and E2 begins to decrease, इस समय के पश्चात E1 का मान घटने लगता है, इस समय के पश्चात E1 का मान बढ़ने लगता है जबकि E2 का मान घटने लगता है। when t is such that cos omega 2 minus omega 1 into t equal to 1, जब t इस प्रकार हो कि cos omega 2 minus omega 1 into t equal to plus 1 हो, तो यहां पर प्लस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2, जिससे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर एंड m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E1 का मान वापस E नॉट के बराबर हो जाएगा, सो E1 मैक्सिमम इक्वल टू E नॉट एंड E2 मिनिमम
क्योंकि जैसे आपने इसको 1 किया, 1 माइनस 1 0, तो E2 का मान 0 होगा, तो E1 का मान मैक्सिमम होगा जो कि E0 के बराबर होगा, एंड E2 की वैल्यू मिनिमम होगी जो 0 होगी। नाउ cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी इक्वल टू 1 लिया है, सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 2 एन पाई, क्योंकि 0, 2 पाई, 4 पाई, 2 एन पाई पर cos ओमेगा 2, क्योंकि 0, 2 पाई, 4 पाई, 2 एन पाई पर cos की वैल्यू 1 होती है, तो cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी इक्वल टू 1 है, इसलिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी इक्वल टू ये हो जाएगा, here n equal to 0, 1, 2 and so on। so यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालें, so t इक्वल टू 2n पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। so t हमने ये निकाला है। if nu1 and nu2 are the frequencies of pendula 1 and 2 respectively, यदि दोलक 1 तथा 2 की आवृत्तियां क्रमशः nu1 तथा nu2 हो तो t इक्वल टू 2n पाई अपॉन 2 पाई nu2 माइनस nu1, क्योंकि ओमेगा 2 2 पाई nu2 हो जाएगा, जबकि ओमेगा 1 2 पाई nu1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एंड इन ब्रैकेट nu2 माइनस nu1, so 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करो, so t इक्वल टू n अपॉन nu2 माइनस nu1, so t इक्वल टू n अपॉन nu2 माइनस nu1, एंड n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, so t हो जाएगा 0, 1 अपॉन nu2 माइनस nu1, 2 अपॉन nu2 माइनस nu1 एंड सो ऑन। Now टाइम पीरियड ऑफ बीट, विस्पंद काल, तो विस्पंद काल क्या होगा, द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पेंडुलम 1 इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ बीट। दोलक 1 की अधिकतम ऊर्जाओं की क्रमागत अवस्थाओं के मध्य समय अंतराल विस्पंद काल कहलाता है। तो पेंडुलम 1 की एनर्जी मैक्सिमम कब थी एंड उसके बाद में पेंडुलम 1 की मैक्सिमम एनर्जी वापस कब आती है, उन दोनों अधिकतम ऊर्जाओं के मध्य समय अंतराल विस्पंद काल होगा, बीट टाइम पीरियड होगा। सो t इक्वल टू 1 अपॉन mu2 माइनस mu1 माइनस 0, जो कि 1 अपॉन mu2 माइनस mu1, सो t इक्वल टू 1 अपॉन mu2 माइनस mu1 माइनस 0, जो 1 अपॉन mu2 माइनस mu1 आ जाएगा, या फिर 2 अपॉन mu2 माइनस mu1 माइनस 1 अपॉन mu2 माइनस mu1, ये भी हमारा 1 अपॉन mu2 माइनस mu1 होगा। सो टाइम पीरियड ऑफ बीट इज t इक्वल टू 1 अपॉन mu2 माइनस mu1 एंड बीट फ्रीक्वेंसी विस्पंद आवृत्ति, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल अगर लोगे, आवर्तकाल का व्युत्क्रम अगर हम लेंगे तो हमें आवृत्ति मिलेगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी या विस्पंद आवृत्ति न्यू इक्वल टू nu2 माइनस nu1। द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन नॉर्मल मोड्स ऑफ द कपल्ड सिस्टम इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। युग्मित दोलक की सामान्य विधाओं की आवृत्तियों के मध्य अंतर विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ टू पेंडुला, दोनों दोलक की कुल ऊर्जा E इक्वल टू E1 प्लस E2, तो टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा हो जाएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 लोलक 1 की ऊर्जा या पेंडुलम 1 की एनर्जी, एंड E2 दोलक 2 की ऊर्जा या एनर्जी ऑफ सेकंड पेंडुलम या एनर्जी ऑफ पेंडुलम 2। सो E1 हमारा ये है, E2 ये है, सो दोनों को ऐड करते हैं
सो कॉमन क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। सो ई नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कॉमन आ गया और बचा हुआ हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। तो ये पूरा आ गया। अब ट्वाइस m1 m2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस 2 m1 m2 माइनस 2 m1 m2 cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। अब ट्वाइस m1 m2 cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी से ट्वाइस m1 m2 cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी कैंसिल हो जाएगा। सो अब क्या बच गया, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 जो हमारा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इक्वल टू ई नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 और ये क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। सो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर से m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कैंसिल कर दो। सो इक्वल टू ई नॉट, सो इक्वल टू ई नॉट एंड दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। यह डैम्पिंग की अनुपस्थिति में होगा। यह अवमंदन की अनुपस्थिति में होगा। तो यदि कोई भी अवमंदन नहीं है, कोई भी डैम्पिंग नहीं है, तो टोटल एनर्जी हमारी ई नॉट के बराबर होगी। Thus, the energy exchange between two pendula 1 and 2 takes place continuously at a frequency nu equal to nu2 minus nu1 if m1 is not equal to m2। इस प्रकार यदि m1 तथा m2 के मान बराबर नहीं हो तो दोलक 1 तथा दोलक 2 के मध्य ऊर्जा का विनिमय सतत रूप से आवृत्ति न्यू इक्वल टू nu2 माइनस nu1 पर होता है। सिंस E1 मिनिमम इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि E1 मिनिमम हमारी 0 नहीं है, therefore the energy exchange between 1 and 2 is not complete। अतः दोलक 1 तथा 2 के मध्य ऊर्जा का विनिमय पूर्णतः नहीं होगा। स्पेशल केसेस, विशिष्ट परिस्थितियां। इफ द पेंडुला आर आइडेंटिकल दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यदि दोनों दोलक समदृश हों अर्थात m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो। सो x1 की वैल्यू ये थी, यहां पर हम m1 और m2 दोनों को m से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये भी m और ये भी m, तो m ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे यहां पर भी m और यहां पर भी m, तो x1 क्या हो जाएगा ma अपॉन m प्लस m cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t, क्योंकि यहां से m कॉमन आ गया है इसलिए इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब नीचे हो जाएगा ट्वाइस m, तो m से m कैंसिल करोगे तो x1 क्या आ जाएगा a अपॉन 2 cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t, तो x1 की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी ना। E1 हमारा ये था, यहां पर भी हम m1 को m2 के बराबर या m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m कर देते हैं, तो m1 भी m और m2 भी m। सो E1 इक्वल टू ई नॉट अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर मीन्स 2m होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, सो 2m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, सो प्लस 2m स्क्वायर cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। अब यहां से 2m स्क्वायर कॉमन ले लो, सो E1 इक्वल टू 2m स्क्वायर ई नॉट अपॉन 4m स्क्वायर, क्योंकि 2m का होल स्क्वायर 4m स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। नाउ m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल करो, 2 से ये 4 कैंसिल करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा,
So E1 equal to E naught upon 2 1 plus cos omega 2 minus omega 1 t. So E1 की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, x2 हमारा ये था। अब यहां पर भी हम m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m करते हैं। So x2 इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय m प्लस m cos ओमेगा 1t माइनस cos ओमेगा 2t। अब नीचे 2m हो जाएगा, so m से m कैंसिल करो, so x2 क्या आ जाएगा a by 2 cos ओमेगा 1t माइनस cos ओमेगा 2t। so x2 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। नाउ E2 अगर निकाले तो इस फॉर्मूले में हम m1 इक्वल टू m2 करते हैं, तो हो जाएगा 2m स्क्वायर और नीचे m प्लस m होल स्क्वायर जो कि 4m स्क्वायर हो जाएगा। सो E2 इक्वल टू 2m स्क्वायर E नॉट डिवाइडेड बाय 2m होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। अब नीचे 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल करो, ऊपर 2 और नीचे 4, तो नीचे 2 बचेगा। सो E2 इक्वल टू E नॉट अपॉन 2 1 माइनस कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। सो E2 की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। अब E1 हमारा ये है और E2 हमने ये निकाला है। इफ cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t इक्वल टू -1, तो जैसे आप इसको -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस से 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो E2 इक्वल टू E नॉट और यहां पर -1 रखोगे तो E1 इक्वल टू 0। सो E1 मिनिमम जो कि 0 होगा, whereas E2 is maximum which is E naught, तो E1 minimum equal to 0 and E2 maximum equal to E naught. Therefore, the energy exchange between 1 and 2 is complete. तो यदि M1 तथा M2 के मान समान हो तो दोनों दोलकों के मध्य ऊर्जा का विनिमय पूर्णतः होगा। यदि दोनों दोलकों के द्रव्यमान समान हो तो इस अवस्था में दोनों दोलकों के मध्य ऊर्जा का विनिमय पूर्ण रूप से होगा। नाउ ये हमने एनर्जी के लिए डायग्राम बना दिया है। These diagram represents the variation in x1, x2, E1 and E2 with time. तो ये चित्र समय के साथ x1 में परिवर्तन, x2 में परिवर्तन, E1 में परिवर्तन तथा E2 में परिवर्तन दर्शाता है। और ये जो लाइन है ये हमारी टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा का मान दर्शाएगी। So here we end our session. In this session we have discussed about the exchange of energy between two coupled pendula. So goodbye.